हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मीमन और आज हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्राइमरीली अगर आप देखें तो ये लिबरल ट्रेडिशन के अंदर आती है। मैंने आपको फिर से कहा था, जैसे आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग विच इज़ रिटन ओवर हेयर। ये मेरा काम नहीं है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू लाइन बाय लाइन, बट आई विल गिव यू द कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ रिटन। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है लिबरल ट्रेडिशन के अंदर। ठीक है। एक होती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, जो इंश्योर करती है कि हर इंसान को एक जैसा जो है ट्रीटमेंट मिले और उसके रिजल्ट्स भी एक जैसे हों। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट कंसेप्शन है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक लिबर्टेरियन या फिर लिबरल कंसेप्शन है। ये कहती है कि सबको एक जैसी नेसेसरी कंडीशन मिलना चाहिए ह्यूमन लाइफ के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए। ये दो अलग अलग ट्रेडिशन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर भी आपको डिफरेंट ट्रेडिशन जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें इसमें सबसे अर्लीस्ट आइडिया, तो प्लेटो का आइडिया सबसे अर्लीस्ट माना जाएगा, क्योंकि प्लेटो ने एक सिस्टम प्रपोज किया था, एजुकेशनल सिस्टम, जिससे सारे चिल्ड्रन अपने अपने मेरिट को डेवलप कर सके। तो ये एक आइडिया है जो बताता है कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। मतलब देखिए, एक जो फॉर्मल इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे ये कॉन्सेप्ट जाता है। क्यों आगे जाता है ये भी समझ लेते हैं। फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स क्या, लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी मीन्स क्या, देखिए, कभी भी जब हम समझते हैं फॉर्मल या लीगल इक्वालिटी, इससे हमें क्या समझ में आता है कि सभी कानून के सामने इक्वल है। ठीक है, कानून के सामने इक्वल है, जॉब्स के लिए इक्वल है। अब कोई पर्सन जिसको एक कोई भी तरीके की आप कहेंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए सभी एलिजिबल है। सभी एलिजिबल है। एनीवन हु इज़ 21 ईयर्स ओल्ड एंड पोजेस अ ग्रेजुएशन डिग्री इज़ एलिजिबल टू गिव सीएससी एग्ज़ाम। ठीक है भाई, ये आपने बोला, ये फॉर्मल इक्वालिटी हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा है और कोई पर्सन इतना अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड का है कि उसे एजुकेशन ही नहीं मिल पाई है। ही इज़ नॉट एबल टू गेट द एजुकेशन, और वो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं मिली, तो वो सीएससी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाया। ठीक है। या फिर उसे एजुकेशन मिली भी है तो इस तरीके की एजुकेशन मिली है जो उसे कैपेबल नहीं बनाते, जो कैपेबिलिटी अप्रोच होती है अमर्त्य सेन की, कैपेबल नहीं बनाते सीएससी के लिए। ठीक है। तो ये एक चीज़ का इशू है जिसे एड्रेस करना है। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप सब, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि एक आपको रेस है, उसमें दौड़ना है और आप सब इक्वल हैं, आप सब समान हैं। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि आप में से कोई हैंडीकैप है, किसी के पैर में फ्रैक्चर है, कोई चल नहीं सकता। मतलब ये मैं आपको फिजिकल डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रही हूँ, फिजिकल डिसेबिलिटी का तो कॉन्टेक्स्ट अलग ही है। मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि सभी को एक जैसा ट्रीट करना, जब वो मतलब कहते हैं ना कि अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना इज अ सिन। आप अनइक्वल लोगों को कहेंगे कि आप इक्वल हैं और रेस में दौड़िए, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करती है कि सभी समान तरीके से, सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी मिले कॉम्पीट करने के लिए। एम आई क्लियर टू दिस? बट द आइडिया इज़ नॉट सिंपल। आइडिया इसलिए सिंपल नहीं है क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको इंश्योर करने के लिए किस तरीके से जो है डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट चीज़ें जो है प्रपोज की है। अब देखिए, एक जो रॉल्स का आइडिया है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स को तो हम जस्टिस में भी पढ़ेंगे, लेकिन रॉल्स का जो आइडिया है, ये जो फॉर्मल लीगल इक्वालिटी होती है, जो आपकी फॉर्मल लीगल इक्वालिटी होती है कि सबको एक जैसा ट्रीट करना है, सबको, नो मैटर वेदर दे आर पुअर और दे आर रिच और वट एवर व्हाटसोएवर, ये फॉर्मल इक्वालिटी है। तो रॉल समझते हैं ये फॉर्मल इक्वालिटी जो है इनफ नहीं है, आपको सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपको इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि कोई भी तरीके से किसी भी पर्सन को, डिसएडवांटेज कोई पर्सन है तो उसे वो अपॉर्चुनिटी मिले। अब व्हाट आर डिसएडवांटेज पोजीशन? डिसएडवांटेज पोजीशन क्या है? तो देखिए, रॉल्स के दो प्रिंसिपल है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। तीन प्रिंसिपल है वैसे प्राइमरीली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज इन अ वे दैट इट ग्रेटेस्ट बेनिफिट गोज टू द लीस्ट एडवांटेज। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा है कि ऑफिसेज एंड पोजीशन शुड बी ओपन फॉर ऑल, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
तो ये जो एक इंटायर आइडिया है, ये इंटायर आइडिया क्या बनाता है? ये इंटायर आइडिया ये बताता है कि रॉल्स ऑल्सो एडवोकेट कि आपको जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, रॉल्स इज अ लिबरल स्कॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ही एडवोकेट कि आपको ज़रूरत है कि आप एक प्रोविज़न बनाएं जो वीक पीपल है उनके लिए। कोई पर्सन नेचुरली वीक हो सकता है ड्यू टू डिजीज़, ड्यू टू अनचूजन सर्कमस्टेंसेस, to be born in a very extremely poor family or to be born with a natural disability, तो कुछ भी हो सकता है। तो रॉल से to compensate for that you need to benefit the disadvantage। नाउ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज लक एगैलिटेरियन। अभी जो लक एगैलिटेरियन का नाम है, तो ये जो थिंकर्स हैं, ये लक एगैलिटेरियन थिंकर, ये लक एगैलिटेरियन नाम जो है एलिजाबेथ एंडरसन ने दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? एलिजाबेथ एंडरसन ने। इसके अंदर बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। रोनाल्ड डॉकिन, रिचार्ड अर्नसन, जी.ए. कोहेन, फिलिप पार्जीसेर। तो ये सब थिंकर्स जो है, ये सबको हम लक एगैलिटेरियन बोलते हैं। ये बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है ये भी समझते हैं, कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजी सी थ्योरी है। लक एगैलिटेरियन थ्योरी एक ही लाइन में आपको बताती हूँ, ये बताती है कि दैट इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज चॉइस बट नॉट फॉर हिज अनचूजन सर्कमस्टेंसेस। या फिर मैं आपको इसको दूसरी लाइन में बोल के बताऊँ तो कि अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चॉइस which is taken in his chosen circumstances and not unchosen circumstances। इट मीन्स दैट ये कहते हैं कि अगर एक इंसान है, ठीक है, समझिए, ठीक है, इनका एक आइडिया ये होता है कि समझ लीजिए आपको आपको एक लैंड दिया गया, ठीक है, 1 एकड़ का, बाजू वाले को एक लैंड दिया गया 1 एकड़ का। ठीक है, अब आप इस लैंड के साथ क्या करते हैं और बाजू वाला जो इस लैंड के साथ क्या करता है। ठीक है, आपने इस पर क्रॉपिंग करी, आपका क्रॉप फेल हो गया, आप जो है अनसक्सेसफुल हो गए, आप पुअर हो गए। ठीक है, दिस इज योर आइडिया इज दैट कि ये जो है आपका लक है। ठीक है, आपका लक है। ठीक है, आपने ये चूज किया था, अब ये आपका लक है, तो ये आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा इंसान ने उस पर क्या किया, फार्मिंग नहीं की, उस दूसरे इंसान ने उस पर फैक्ट्री ओपन कर ली, अब उसकी फैक्ट्री सक्सेसफुल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप के चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसमें दो चीज़ें वो डिस्कस करते हैं, एक ब्रूट लक और एक ऑप्शन लक। अब ब्रूट लक और ऑप्शन लक क्या होता है, देखिए समझिए। वो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं डॉकिन, मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डॉकिन की जो बुक का नाम था वो था सॉवरेन वर्च्यू। सॉवरेन वर्च्यू में डॉकिन ये बताते हैं कि इक्वल कंसर्न इज द सॉवरेन वर्च्यू ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब देखिए, इक्वल कंसर्न की बात हो रही है, मतलब हर इंसान के लिए जब हम इक्वल कंसर्न रखेंगे कि ये पर्सन जो है गरीब है, अगर इस पर्सन को हमारे ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत है तो हम इसे ज़्यादा कंसर्न देंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके दो प्रिंसिपल्स होते हैं एथिकल इंडिविजुअलिज्म के। पहला प्रिंसिपल ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, मतलब ये कहते हैं कि हर ह्यूमन लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसे किसी भी तरीके से आपको वेस्ट नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल ये देते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ये कि हमें ये भी देखना है कि हर एक पर्सन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी लाइफ में खुद सक्सेसफुल हो। तो ये आप, दूसरे लोग आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है, आपको लेनी है। तो पहला जो प्रिंसिपल है, इसके लिए वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल के लिए वही कहते हैं कि इंडिविजुअल को खुद ही मेहनत करना चाहिए। इसलिए इनकी जो थ्योरी है, इसे हम एम्बिशन सेंसिटिव एंड इंडोमेंट इनसेंसिटिव कहते हैं। अब एम्बिशन सेंसिटिव, इंडोमेंट इनसेंसिटिव कहने के पीछे इसका मकसद क्या है? इट मीन्स दैट वो ये कहते हैं कि हर पर्सन को उनके जो भी एम्बिशन है, एम्बिशन सेंसिटिव है। एम्बिशन सेंसिटिव इट मीन्स दैट कि आप जो भी आपके एम्बिशन है वो पूरे होने चाहिए, ठीक है, बट इट इज़ इंडोमेंट इनसेंसिटिव। ठीक है, गवर्नमेंट का काम ये है कि आपके एम्बिशन पूरे हो, लेकिन उसके बाद उस गुड्स को यूज़ करके इंडिविजुअल किस तरीके से अपने लाइफ में चेंज ला रहा है, ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सभी को, मैंने समझ लीजिए, देखिए यही तो बात है कि आप सोचेंगे कि आज के टाइम पे आज आप सबको, पूरे इंडिया में जितने लोग रहते हैं, जितने लोग, ठीक है,
उन सबको आप 1 करोड़ रुपए दे दीजिए पर पर्सन। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि सब अमीर हो जाएंगे और सभी लोग अच्छे रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो इसे क्या करेंगे, गैम्बलिंग में लगा देंगे, वेस्ट कर देंगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो इसे प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे चलो अभी तो मैं खा के यूज़ कर लेता हूँ, बाद में मैं देखूंगा कमाने का, इन्वेस्टमेंट का। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो द थिंग इज़ दैट कि जो भी चीज़ें आपको दी गई है उसको आप कैसे यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और उसके वजह से जो इनइक्वालिटी जनरेट होती है उसके लिए भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्टेट का काम ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग में जो है आपको एक फेयर जगह लाके जो है वो खड़ा कर दे। बट इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि चलो भाई आप ये कह तो रहे हो, लेकिन समझ लीजिए कि कोई इंसान जो है नेचुरली डिसएडवांटेज कंडीशन पे, मतलब नेचुरली कोई डिसेबल है, तो डॉर्किन इसके आइडिया को भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसके आइडिया को कैसे एडजस्ट करते हैं मैं आपको भी बताती हूँ, एक स्कीम के थ्रू बताते हैं वो। ये स्कीम यहाँ पर नहीं लिखी गई है, मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। डॉर्किन बताते हैं कि एक दो मतलब समझ लीजिए आप लोग सब बैठकर एक शिप में जा रहे हैं, और वो शिप जो है वो कहीं पर फंस जाती है, एंड यू गो टू एन आइलैंड। ठीक है, वहाँ पर रेस्क्यू। अब आपको क्योंकि आइलैंड पे आपकी ज़िंदगी गुजारनी है, और आप वहाँ पर सब लोग जहाँ से जैसे भी हो वहाँ पर जो है ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का इनका आइडिया है। जब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि आपको सबके पास वही है, कुछ नई बात नहीं है। अब सबको क्या होगा, 100 क्लैम शेल्स मिलेंगे। वो क्लैम शेल्स वर्ड यूज़ करते हैं, आप समझ लीजिए 100 रुपये सबको मिलेंगे। ठीक है, अब सभी लोग 100 रुपये लेके एक ऑक्शन स्कीम में आएंगे। ऑक्शन स्कीम मतलब जैसे समझ लीजिए मैं कहूँगी कि मुझे ये वाले पेड़ चाहिए, आप कहेंगे मुझे ये वाला जो है एरिया चाहिए, मुझे ये ज़मीन खरीदनी है, आप कहेंगे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए आइलैंड का। तो ये जो है इस तरीके का ऑक्शन होगा। ठीक है, सभी लोग 100 क्लैमशेल लेकर आएंगे, लेकिन वो ये बताते हैं कि इन केस समझ लीजिए पर्सन ए जो है फिट है और पर्सन बी जो है वो फिट नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस पर्सन बी जो है उसको ऑलरेडी 20 क्लैमशेल समझ लीजिए उसको अपने रिपेयर के लिए लग रहे हैं, तो वो ऑक्शन में सिर्फ और सिर्फ 80 क्लैमशेल लेकर आएगा। इसका मतलब क्या है समझाने का, देखिए इसको समझने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि जो पर्सन डिसएडवांटेज पोजीशन पे है नेचुरली, कोई इंसान किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, या किसी के आइज़ नहीं है, या कुछ भी कोई भी जो नेचुरली डिसएडवांटेज पोजीशन है जो उसने चूज़ नहीं की है। ठीक है, तो वो पर्सन जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसको आप ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब उसको उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगेगी। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जब लोग साथ में आएंगे और लोग आके जब शुरू करेंगे तो शुरू में सब लोग इक्वल होना चाहिए। जो इनिशियल पोजीशन है वो सब के लिए इक्वल समान होनी चाहिए। अब ये इक्वल समान करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो ये कहते हैं कि अगर ए पर्सन है जैसे मैंने आपको बताया, उसके पास 100 क्लैमशेल है, बी पर्सन के पास भी 100 क्लैमशेल है, लेकिन क्योंकि बी पर्सन जो है वो क्या करता है, उसने अपने 20 क्लैमशेल अपने ऊपर यूज़ कर लिए, क्योंकि उसको क्या है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ए जो है पर्सन उसके पास कितने क्लैमशेल हो गए, 100 क्लैमशेल है। बी पर्सन के पास कितने क्लैमशेल हैं, 80 क्लैमशेल है। तो अब क्या ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम नहीं है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं भैया आप इक्वल करने के लिए, या तो आप इससे 10 जो है क्लैमशेल ले लीजिए, इसको दे दीजिए, तो इसके पास 90 हो जाएंगे, इसके पास भी 90 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, 20 क्लैमशेल लीजिए, इससे ले लीजिए और रख लीजिए अपने पास, दोनों के पास 80-80 हो जाएंगे। या फिर आप कहीं और से 20 क्लैमशेल लेकर आइए और इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएंगे 100। ठीक है, तो अब इसको ठीक करने के लिए वो क्या कहते हैं, ये 3 तरीके हो गए। तो वो ये बताते हैं या तो इसके लिए आप इंश्योरेंस स्कीम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ इंश्योरेंस स्कीम? इंश्योरेंस स्कीम यानी कि ये है कि आपको ये नहीं पता है कि आप एडवांटेज पोजीशन पे रहेंगे या डिसएडवांटेज उस पे रहेंगे। अब इस कंडीशन पे सब लोग एग्री करेंगे कि हम में से कोई भी डिसएडवांटेज कंडीशन पे रहेगा, तो एज एन इंसानियत कहते हैं ना, सब लोग मिलकर एक इंश्योरेंस फंड तैयार करेंगे। समझ लीजिए मेरे पास 100 क्लैमशेल है, ठीक है, अब आपके पास भी 100 क्लैमशेल है, सबके पास 100 क्लैमशेल है, तो हम सब क्या करेंगे, हमारे कम से कम 10-10 क्लैमशेल
कंट्रीब्यूट करेंगे एक फंड में, इसे हम इंश्योरेंस स्कीम कहेंगे। और ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, फिर ये आप सबके पास 90 क्लेम शेल बचेंगे, तो ये जो फंड रहेगा ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? उनके लिए इस्तेमाल होगा जो नेचुरली डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबके पास जब 90-90 रहेंगे और जो पर्सन डिसएडवांटेज रहेगा वो अगर अपने 20 क्लैम शेल अपने ऊपर यूज़ कर लेगा, उसके पास बचेंगे 70 क्लैम शेल्स। लेकिन 30 क्लैम शेल्स को कहाँ से मिल सकते हैं? ये फंड से मिल सकते हैं, 30 नहीं 20, क्योंकि उसको 90 पे पहुंचना है। ठीक है, तो उसको 20 क्लैम शेल्स फंड से मिल सकते हैं, तो इसे वो इंश्योरेंस स्कीम का आइडिया देते हैं। अभी जो लक एगलिटेरियन है, इनका आइडिया आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, बट इनको भी क्रिटिसिज्म मिलता है। अमर्त्य सेन इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ना ही रॉल्स का जो प्रिंसिपल था, जो रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल था, ना वो और ना डॉकिंस का ये जो आइडिया है, दोनों भी जो है इस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अकोमोडेट नहीं करता। वो प्रॉब्लम क्या है कि द बेनिफिट ऑफ इक्वल रिसोर्सेज में डिफर फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, समझ रहे हैं आप? द बेनिफिट ऑफ इक्वल रिसोर्सेज में डिफर फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको इन केस उन्होंने बताया कि पर्सन ए है, पर्सन बी है। अब पर्सन ए को आपने दे दिए 90 रुपये, आपने भी कहा मतलब 90 क्लैम शेल्स उसके पास भी है, बी के पास भी 90 क्लैम शेल्स है। भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब होता क्या है कि 90 क्लैम शेल इसके पास भी है, 90 क्लैम शेल इसके पास भी है। इसने भी एक ज़मीन खरीद ली, इसने भी एक ज़मीन खरीद ली, दोनों ने ज़मीन खरीद ली। ठीक है, इक्वल हो गया। अब भाई ये आप समझिए कि इसके पास जो है, क्योंकि इसके पास क्या था, मतलब ही इज़ वेरी मच फिजिकली फिट, तो उसने क्या किया, अपनी ज़मीन को खुद मतलब उसने जो है उस पर काम करना शुरू किया। बट ही इज़ क्रिपल, वो नहीं कर पाता है काम। तो इसलिए ये इसकी अगर ये क्रिपल है और ये काम नहीं कर पा रहा है, तो ये इस लैंड को यूटिलाइज नहीं कर पाया, इसकी यूटिलिटी लैंड के लिए आधी हो गई। ठीक है, ये खुद काम नहीं कर पाया और इसको जो है किसी और को हायर करना पड़ा कि आप आके मेरे लैंड पे काम करिए। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी क्या हो गई, हाफ हो गई। तो अब ये इसको तो जिम्मेदार नहीं ठहराएगा ना कि भाई तू तेरे वजह से मैं काम नहीं कर पाया। इट डजंट मेक सेंस। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इसकी यूटिलिटी हाफ हो गई और इसको तो आपने एड्रेस किया ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अमर्त्य सेन यही कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सामने वाले पर्सन को किताबें दे दो और बोलो कि आपको पढ़ना नहीं आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको भी किताबें मिल गई हैं, बाजू वाले पर्सन को भी किताबें मिल गई। अब जिसको पढ़ना आता होगा वो पढ़ लेगा, नहीं आता हो तो नहीं पढ़ेगा। तो अमर्त्य सेन एडवोकेट्स फॉर द आइडिया कि आपको लोगों को कैपेबल बनाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग देम इक्वल। अब लक एगलिटेरियन को इसके बेसिस पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है। एक तो मेरिट एंड पर्सनल आइडेंटिटी। देखिए, जो डॉकिंस का आइडिया है, मतलब ये है डॉकिंस का आइडिया कि हर इंसान को अपना अपना लक के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने लक के ऊपर छोड़ दिया, मतलब आप अमीर रहेंगे गरीब रहेंगे लक डिसाइड करेगा। आपको इनिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम फेयर कर देंगे, फिर आप अपना पैसा डुबा रहे हो तो आपकी गलती है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये जो लक एगलिटेरियन है इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि एक तो आपने हर चीज़ को लक से बांध दिया है। किसी का ब्रूट लक रहा, ठीक है, ब्रूट लक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक ब्रूट लक एक ऑप्शन लक। ठीक है, तो वो ब्रूट लक यानी कि जो इंसान को कोई इंसान नेचुरली किसी डिसएडवांटेज पोजीशन में पैदा हुआ हो तो वो उसके लिए ब्रूट लक है। ऑप्शन लक यानी कि आपने कुछ अच्छा सोचा, आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ सपोज, या आपका लक है। ठीक है, उसके लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ठीक है, वो आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे मैंने तो पूरा हार्ड वर्क किया था, जिसका सिलेक्शन हो गया उससे कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। लेकिन वो कहेंगे नहीं, आपने हार्ड वर्क किया होगा लेकिन आपका लक अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि एक पर्सन कोई पुअर है, उसका लक खराब है, उसकी वजह से वो पुअर है, उस चीज़ को ये एड्रेस नहीं करते। ठीक है, और उसको कहते हैं कि आप अपने माइजरी के साथ आप अपना रहो, हमको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक इनका क्रिटिसिज्म जो है उभर कर आता है। एक हो गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आइडिया, एक हो गया इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का आइडिया। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म भी कहते हैं, ये डॉकिंस का आइडिया है, इसे आपको अच्छे से समझना है। एक है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर का आइडिया।
इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर का आइडिया यूटिलिटेरियन कंसेप्ट पे बेस्ड है, यानी वो कहते हैं कि वेलफेयर को नापने का तरीका क्या होता है, वेलफेयर को नापने का तरीका होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर। यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट यही है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो ग्रेटेस्ट नंबर में। तो ये कहते हैं वो कि इक्वालिटी अगर आपको इंश्योर करनी है तो आपको वेलफेयर लाना पड़ेगा, मतलब आपको खुश रखने के लिए, ठीक है, आपको खुश रखने के लिए मुझे आपको क्या देने की ज़रूरत है वो मैं आपको दूँ, यानी स्टेट आपको वो चीज़ प्रोवाइड करे जो आपको खुश रखे। अब दो चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है, एक तो ये कि समझ लीजिए कोई एक पर्सन हैंडीकैप पैदा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए स्टेट उसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे ताकि वो खुश हो जाए, ठीक है, तो सब लोग खुश हो जाएंगे, मतलब ये सबको खुश करना चाहते हैं, इन शॉर्ट हैप्पीनेस इनका जो है क्राइटेरिया है। लेकिन इनका क्रिटिसिज्म ये निकल कर आता है कि भैया आपने कह दिया कि चलो मैं आपको खुश कर देता हूँ, लेकिन किसी का एक्सपेंसिव टेस्ट है, किसी को अगर आप कार दे रहे हैं उसको खुशी नहीं हो रही, उसको क्या चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, उसको क्या चाहिए, फरारी चाहिए। तो आप अगर किसी को इसलिए खुश नहीं कर पा रहे, ये लिटरल वाला सेंस है, ऐसा हम कुछ भी मजाक नहीं कर रही हूँ मैं आपके साथ, ये लिटरल वाला सेंस है कि दोज हु नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ड्यू टू एक्सपेंसिव वे ऑफ लाइफ, उनका टेस्ट एक्सपेंसिव है और उनको चाहिए कि भैया हमको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तभी हम खुश रहेंगे। कुछ होते हैं ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि 2 टाइम का खाना खा के खुश है, कुछ लोगों के पास कितनी भी रिसोर्सेज है वो खुशी नहीं है। तो आप ये जो खुशी वाला आइडिया है तो इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग बेनिफिशियरी। आप किसी को भी खुश करने के लिए तो थोड़ा नहीं पैसे देते रहेंगे, तो ये आइडिया जो है यहाँ पर फेल हो जाता है। अब इक्वालिटी इज कॉम्प्लेक्स, वॉल्जर के बारे में डिस्कस करते हैं, माइकल वॉल्जर और माइकल सैंडल, दे बोथ आर कम्युनिस्ट नहीं सॉरी, दे बोथ आर कम्युनिटेरियन, ठीक है, तो कम्युनिटेरियन होने के अंदर ये बताते हैं कि कम्युनिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि समझ लीजिए पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है, पर्सन बी है, एक पर्सन एजुकेशन में बहुत अच्छा है, एक पर्सन जो है हेल्थ में बहुत अच्छा है, दोनों अपने अपने जगह पे अनइक्वल है, लेकिन ये अनइक्वालिटी एक दूसरे के स्फेयर को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आता है कि हो सकता है, समझिए, वो कहते हैं पहले तो ये जो पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट होता है ना लिबर्टेरियन का, लिबरलिज्म का, कि भाई सब लोग जो है यूनिवर्सलिस्टिक कंसेप्ट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पर्टिकुलरिस्टिक कंसेप्ट देना है, मतलब हर इंसान अलग अलग स्फेयर में इक्वल अनइक्वल रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गुड एट टीचिंग, ठीक है, मैं टीचिंग में अच्छी हूँ, आपको पता नहीं हो अच्छी जो भी हो, तो ठीक है, तो अगर मैं टीचिंग में अच्छी हूँ डजेंट मीन कि मैं डांसिंग में भी अच्छी होंगी, या फिर मैं अगर डांसिंग में अच्छी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंगिंग में भी अच्छी होंगी, या फिर मैं जो है वाइस वर्सा किसी भी चीज़ में अच्छी होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इट ऑल मीन्स कि एक स्पेयर में ज़रूरी नहीं कि आपके सक्सेसफुल होने का ये मतलब है कि दूसरे स्पेयर में आप उसको यूज़ करें। यानी कि वो ये भी कहते हैं कि समझ लीजिए कि कोई पर्सन बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसके उस गरीबी की वजह से उसको दूसरे ट्रीटमेंट निगलेक्ट हो जाए, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसके एजुकेशन या हेल्थ इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट हर स्फेयर में आपको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक स्फेयर में कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे स्फेयर में भी उसको अफेक्ट होना पड़े। हम कहते हैं ना कि अक्सर मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हर जगह लाइफ में जो है काम में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान पॉलिटिशियन बहुत अमीर है तो वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके पॉलिटिक्स में आ जाए, ये चीज़ जो है जस्टिफाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू वॉल्जर। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि देर आर डिफरेंट आइडियाज़ विद इन लिबरल कंसेप्शन, ये सब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर ही आते हैं, मैं आपको बता दूँ, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर और इक्वालिटी ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया वैसे थोड़ा अलग हो जाएगा, बट आइडिया इज़ कि ये सब इसलिए आते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब लिबरल आइडियाज़। अब इसमें ये सारे आइडियाज़ समझ के आपको एक चीज़ समझ में आ रही हो कि हर स्कॉलर अपने अपने तरीके से चीज़ों को डिफाइन करता है, ये कोई एक वन साइज फिट फॉर ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है ये सिर्फ मार्क्सिस्ट जो है कंसेप्शन है, ये कोई भी नहीं चाहता इन टर्म्स ऑफ लिबरल ट्रेडिशन। इक्वालिटी ऑफ आउटकम मतलब क्या, आप यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, आई एज्यूम
आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका फ्रेंड पढ़ाई नहीं कर रहा है, दोनों को मार्क्स सेम आएंगे, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ आउटकम। सो इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है, डिफरेंस ऑफ आउटकम होना ज़रूरी है, और इसे हम इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ाई की उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इट इज़ नॉट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको समझनी है। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि अगर समझ लीजिए ए है और पर्सन बी है, उसने 8 घंटे काम किया, उसने जो है दूसरे पर्सन ने 12 घंटे काम किया। उसने 8 घंटे काम किया, इसने 4 घंटे लीजर लिया, ठीक है, तो 12 घंटे उसने इस तरीके से यूटिलाइज किया। तो जो फाइनल आउटकम है वो टोटल इनकम प्लस लीजर मिलाकर जो है वो इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब उसका जो आउटकम है, आप चलिए उसको आउटकम में, जैसे आपके पास 24 घंटे है ना, अब आपके ऊपर है, आप समझ लीजिए कि अपनी कुछ टाइम अपने आप लीजर को देना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करूँ। आप हो सकता है कि दूसरी जगह हार्ड वर्क ना कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो उससे आपको खुशी मिल रही है। लेकिन फिर आप अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दूसरा इंसान जो हार्ड वर्क कर रहा है आपको उसके इक्वल ही जो है रिजल्ट मिले, ठीक है, कोई भी स्पेयर हो लाइफ का। तो ये एक कॉन्सेप्शन जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्राइमरली मतलब ये है कि ऐसी कंडीशंस आपकी लाइफ में से रिमूव कर दी जाए जिससे आपको कोई भी तरीके से हिंड्रेंस है, वो आपके लिए ऑब्स्टेकल है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट। इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है वो इससे कंसर्न है कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम बहुत ज़्यादा रेडिकल है। रेडिकल है मतलब ये सबसे ज़्यादा इक्वालिटी कहती है, ठीक है, मतलब ये कि कहने का मतलब ये है कि समझ लीजिए किसी के पास टैलेंट नहीं है, वो कहती है ज़रूरी थोड़ा ना सब टैलेंट लेकर आए होंगे, ठीक है, वो कहती है तो कोई अनटैलेंटेड पर्सन क्यों सफ़र करे, ठीक है। तो अनटैलेंटेड पर्सन को सफ़र नहीं करना चाहिए, जो टैलेंटेड पर्सन है उसे अनटैलेंटेड पर्सन के लिए काम करना चाहिए। तो ये आइडिया जो है वो देते हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का भी इतना अच्छी बात नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एक तरीके से मटेरियलिज्म को डिफेंड कर रही है। मतलब वो इस चीज़ को डिफेंड कर रही है कि जैसे आपको ये कह रही है कि आपके पास टैलेंट नहीं है इसलिए आप जो है क्या कहते हैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपकी गलती है। डोंट टेक इट नेगेटिवली। आप मतलब आई एम रेफरिंग टू एनी पर्सन ए को वो कह रही है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ये आपकी गलती है, ठीक है। वो उसको कंपनसेट नहीं करना चाहती, ठीक है। नेचुरल डिसेबिलिटी को कंपनसेट कर देगी, लेकिन आपकी चॉइसेस के लिए आपको कभी भी वो कंपनसेट नहीं करेगी। इक्वालिटी ऑफ आउटकम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए, अगर उसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना है। मतलब एक सोसाइटी है उसमें अगर सब लोग बहुत अनइक्वल है और उस सबको एक लेवल प्ले फील्ड पे लाना है तो आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम से ही ला सकते हो। रूजो को पता था कि ये सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा, कोई सिटीजन इतना रिच इनफ नहीं होना चाहिए कि वो किसी और को खरीद ले, और कोई कितना इतना पुअर नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको पॉवर्टी और रिचनेस नहीं जान देना है, दैट इज़ द आइडिया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को आर.टी. ट्वाने जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं और टैडपोल फिलोसफी को इसको बोलते हैं टैडपोल फिलोसफी। टैडपोल आपको पता है क्या होते हैं, इफ़ यू नो इट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सबको आपने छोड़ दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह, कि आप में से जो सर्वाइव करेगा वो बच जाएगा, जो नहीं बचेगा वो फेल हो गया, ठीक है। तो आपको उसने बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाएंगे और कुछ ही लोग सक्सीड हो पाएंगे, और आप क्या कहोगे, अरे देखो ये लोग तो सक्सीड हो गए। और इसमें वो आर.टी. ट्वाने ये कहते हैं कि सरकमस्टेंसेस बचपन से ही इक्वल नहीं रहती। अब आप खुद देखिए, आपकी सरकमस्टेंसेस किसी XYZ पर्सन से कंपेयर करिए, सिटी डिफरेंट होगी, क्लास, रिलीजन, कास्ट, कस्टम, सिचुएशन, फैमिली, प्रोफेशन, हर चीज़, इनकम, आपकी हर एक चीज़ जो है दूसरे पर्सन से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब स्टार्टिंग ही इक्वल नहीं है, ठीक है, जब आपने रेस लाइन तो ड्रॉ कर ली और कोई इंसान यहाँ खड़ा है, कोई इंसान यहाँ खड़ा है, कोई इंसान यहाँ खड़ा है, और आप बोले चलो दौड़ो रेस में। एक सिविल सर्वेंट का कोई आप कह सकते हैं कि सन या डॉटर है,
और एक फार्मर का सन और डॉटर है, एक कॉबलर का सन एंड डॉटर है, वो सब लोग इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल इन द सेंस क्या, मैं मॉरल बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि उनका लाइफ में इक्वल तरीके का उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, ठीक है। तो फिर आप उसको कैसे इक्वल मान सकते हो, तो यही आर्टी टोने जो है कहते हैं। अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम का भी क्रिटिसिज्म ये है कि इससे स्टैग्नेशन हो जाएगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपको कहेंगे कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो सबको ए ही मिलने वाला है, तो आप पढ़ाई करोगे नहीं करोगे, ठीक है, आप फेल भी हो जाओगे तो आपको ए ही मिलेगा। तो वो कहेंगे नहीं भाई, जो टॉपर्स है वो भी पढ़ाई नहीं करेंगे, जो पढ़ाई करते ही नहीं है वो तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम से स्टैग्नेशन हो जाएगा सोसाइटी का, जैसे यूएसएसआर में हुआ था। और इनजस्टिस भी होगा, अगर कोई इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, और कोई कम मेहनत कर रहा है उसे भी कम मार्क्स मिल, उससे ज़्यादा उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क हार्ड। तो दैट इज़ द आइडिया। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ आउटकम को ये कहते हैं कि टैलेंट को आप पेनलाइज कर रहे हो। मतलब जो इंसान टैलेंटेड है आप उसको कह रहे हो अच्छा तू टैलेंटेड है, तुझे बाकी लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, तो ये टैलेंट को आप पेनलाइज कर रहे हो। जैसे कि एक कहावत कहते हैं कि सोशलिस्ट मेक एवरीवन पुअर बाय मेकिंग देम डाई इन पॉवर्टी, मतलब वो सब लोगों को जो है गरीब कर देता है, एंड उनको बोलता है कि आप सब लोग गरीब हो और सब लोग आप इक्वल हो। खैर अभी सोशलिस्ट सोसाइटी जो है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में जाकर हमें वो सोसाइटी सही लगने लगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या सोचते हैं कि हर पर्सन को पता है कि जो जितना काम करेगा उतना लाइफ में सक्सेसफुल होगा। इस चीज़ लिए सब लोग जो है एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मार्केट में रहता है, सब लोग दौड़ते रहते हैं अपने गोल्स के पीछे। तो ये एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो हमारा प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, आपको पता है कि कंपटीशन कितना है इंडिया में, और इसी के चलते लोग कितना कंपटीशन में स्टूडेंट्स जो है अपने आप को मतलब देखेंगे आपकी नीट जेईई यूपीएससी हर फील्ड में जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए लगे हुए रहते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम को अचीव करने के लिए स्टेट को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ों को डिवोट करना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा क्यूबरसम टास्क है। नाउ टॉकिंग अबाउट मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। अब आई एज्यूम कि आपने मार्क्सिज्म ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं मार्क्सिज्म का ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको पता है मार्क्स क्या चाहते हैं, वो एक तो कैपिटलिज्म का क्रिटिक करते हैं, अपने थ्योरी में वो बताते हैं कि कैपिटलिज्म एक तरीके से जो बुर्जुआ क्लास है एक तरीके से मास्क पहनी हुई है और ये बता रही है कि हम आपको इक्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसी इक्वालिटी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सब लोग इक्वल है, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी। आप जब जाएंगे देश में घूमेंगे तो आपको कहीं पर इक्वालिटी दिखती है कि कुछ लोग हट में रह रहे हैं, कुछ लोग बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, ये इक्वालिटी है। तो मार्क्सिस्ट आइडिया इज दैट कि जो बुर्जुआ है इन लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी के नाम पे जो है लोगों को उल्लू बना दिया है इन शॉर्ट। और ये पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जब तक यूज़फुल नहीं है जब तक आप बाकी फील्ड में जो है इमेंसिपेट ना करो, और इसलिए वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है एबॉलिशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबॉलिशन करने के पीछे मकसद समझिए आप। देखिए पर्सन ए था, पर्सन बी था, ठीक है, पर्सन ए ने मेहनत की, पर्सन बी ने मेहनत की, ठीक है, पर्सन बी अपनी लाइफ में फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। पर्सन ए जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। पर्सन ए ने बहुत प्रॉपर्टी कमाई, बहुत सारी प्रॉपर्टी रखी, पर्सन बी के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों जो है अपनी लाइफ में अनइक्वली रह रहे थे। अब इनकी बाद वाली जनरेशन आएंगी, ठीक है, पर्सन ए का ऑफस्प्रिंग आएगा, पर्सन बी का ऑफस्प्रिंग आएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि पर्सन ए ने अपने लिए बच्चों के लिए बहुत प्रॉपर्टी रखी है, पर्सन बी के पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये जो इनइक्वालिटी एक एक स्टेज ऑफ जनरेशन में जनरेट हुई थी, ये नेक्स्ट जनरेशन तक परलोकेट करेगी। आई होप आई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक जो इनइक्वालिटी एक जनरेशन में जो स्टैब्लिश हुई थी, ये नेक्स्ट जनरेशन तक के जाएगी। इस वजह से मार्क्स कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज जस्ट अ कैपिटलिस्ट मास्क, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप एबॉलिश कर दो, ठीक है, इसी की वजह से सारी इनइक्वालिटी है। अब इक्वालिटी को अचीव करने के लिए मार्क्स बताते हैं क्या करना है। जूइश क्वेश्चन उनकी बुक है और मार्क्स उसमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें लोगों को इमेंसिपेट करना है। इमेंसिपेशन कॉन्सेप्ट ये देते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन इमेंसिपेशन आपको करना है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल राइट्स देने हैं, उनको हर तरीके के राइट्स आपको देने हैं।
मार्केट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसकी वजह से ही सारी इनइक्वालिटीज़ जो है वो जनरेटेड हो चुकी है सोसाइटी में। इसलिए आपको कैपिटलिज्म को एबॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स का जो एनालिसिस है दो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी का, वो कहते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है, या फिर इसे आप ऐसा कह सकते हैं ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब वो ये कहते हैं कि समझ लीजिए आपकी एबिलिटी है कि आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, दूसरा इंसान इतना एबल नहीं है, वो 4 ही घंटे काम कर सकता है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, तीसरा इंसान 10 घंटे काम कर सकता है। तो जो इंसान जितना काम कर सकता है उससे उतना काम कराओ और जो इंसान को जितनी नीड है उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो मतलब जितना भी एक इंसान काम कर पा रहा है उससे काम कराओ, दूसरे इंसान को दे दो। ये एक जो है मार्क्स क्लेम करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ कम्युनिस्ट सोसाइटी में पॉसिबल होगी। तो प्रिंसिपल क्या है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ये जो है आपको स्टैब्लिश करना है। अब आती है बात अफर्मेटिव एक्शन की। अफर्मेटिव एक्शन का जो फर्स्ट टर्म है या फिर आप नोशन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ होता 1961 में, जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक प्रोविज़न बना दिया गया था कि अफर्मेटिव एक्शन आपको लेना है ताकि लोग जो है एम्प्लॉय हो और उसमें किसी भी तरीके का अनफेयर, आपको बोलते हैं ना, कोई भी तरीके का अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्रीड, कलर और नेशनल ओरिजिन। तो अफर्मेटिव एक्शन है क्या, देखिए ये सारा मुद्दा जो है अफर्मेटिव एक्शन का है कि अभी जैसे कि हम देखेंगे SC ST, फिर OBC, फिर इंडिया में विमेन रिजर्वेशन, EWS रिजर्वेशन, ये सब अफर्मेटिव एक्शन के अंदर काउंट होता है। होता क्या है कि कुछ पॉपुलेशन ग्रुप ऐसा है सोसाइटी का जो कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, उसको चैलेंज करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन जो है पॉलिसीज एंड लॉ बनाता है। इसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ किसी भी तरीके का मतलब समझ लीजिए कि एक पर्सन, आप समझ लीजिए विमेन है, तो विमेन के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, पहले तो हम कहते हैं विमेन एंड मैन आर इक्वल, ठीक है, उसके बाद विमेन को दे देते हैं रिजर्वेशन, क्यों दे रहे हैं भाई, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और उसके आगे नाम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे ऐसे अफेक्ट्स होते हैं जो उसकी, विमेन ऐसा तो नहीं है कि डिसेबल है, ठीक है, विमेन हैज सेम फिजिकल फीचर्स एज ऑफ मैन, ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स छोड़ के। आई मीन टू से कि व्हेन विमेन एंड मैन आर इक्वल, आप पहले ये कहते हो, फिर विमेन को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, तो इसका मतलब ये है कि आपको सोसाइटी में जो प्रेजुडाइसेस है उसको चैलेंज करने के लिए या दूसरी जो डिसेबिलिटीज़ है उसको एड्रेस करने के लिए आप एक पर्सन के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हो। इंडिया में क्या किया जाता है, इंडिया में ये किया जाता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इसलिए इसको कहते हैं कि इंडिया में जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा जो एक तो चर्चा में रहता है, आपको हमेशा से पता है, और ये जो चर्चा में रहता है इसमें जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन है या जिनको जो रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो ये कहती है कि भाई आप हमको ये समझिए कि आपने हमें हटा दिया मेन स्ट्रीम से और कहा कि आप उनके साथ जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने के चक्कर में आप हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सही है। यही आर्ग्यूमेंट को वो प्लेस करते हैं और इसलिए सभी लोग जो है रिजर्वेशन की डिमांड करते रहते हैं। तो ये एक, क्योंकि रिजर्वेशन अपने आप में एक चर्चा का मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो ये हमेशा से चर्चा का मुद्दा बना रहा है। और इसलिए क्योंकि हमें देखिए आपने कह दिया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाना है, थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, अब थ्योरी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है। एप्लीकेशन जब आप करने जाएंगे, एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कुछ दिक्कतें आएगी और वो दिक्कतें इंडिया के केस में जो आप समझेंगे तो बहुत सारे आप देखेंगे कि क्या होता है कि ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी एक कास्ट है, कास्ट कास्ट है, डिफरेंट कास्ट जो बैकवर्ड है वो सोशली बैकवर्ड हो सकती है, ठीक है, सोशली हो सकता है वो मेन स्ट्रीम से कट हो, इकोनॉमिकली बहुत सारी जो कास्ट है वो पावरफुल है, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे चैलेंज करेंगे, जो सोशली बैकवर्ड है लेकिन इकोनॉमिकली रिच है। अच्छा चलिए समझिए,
कुछ SC ST जो है, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस के बाद रिजर्वेशन मिला, उनके पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में आ गए, ठीक है। उनके बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको वहाँ पर भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। वो उनके पेरेंट्स ऑलरेडी ग्रुप A सर्विसेज में है, बच्चों को फिर से रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि इन जनरल, तो ये आप इसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि वो SC ST है, वो सोसाइटी से मेन स्ट्रीम कट है, ऐसा माना जाता है, सोशली वो बैकवर्ड है, लेकिन इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे चैलेंज करेंगे? अब इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जैसे समझ लीजिए अगर आप कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कोई भी तरीके का पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है पब्लिक सेक्टर में, उसमें गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल, तो लोग क्या करते हैं, इसमें ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब लोग चाहते हैं कि चलो हम बाहर जाके काम कर लेते हैं, इंडिया में इतनी मेहनत करेंगे, 2-2 साल UPSC की तैयारी करेंगे, इससे अच्छा बाहर चले जाते हैं। बाहर वाले लोग क्या करते हैं, इंडिया का ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। इंडिया में क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और इंडिया में हार्ड वर्क कराया जाता है और उनको हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो ये मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है उसको हम देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 16 में कहता है कि आपको इक्वालिटी देंगे, फिर बोलता है कि नहीं आपको है ना रिजर्वेशन देंगे, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई ना। क्रीमी लेयर की बात करते हैं। क्रीमी लेयर यानी कि ये कि मैंने आपको अभी जैसे बताया कि ओबीसी जो एक सोसाइटी है, ओबीसी एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, उसमें कुछ ओबीसी जो है बहुत क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं। ये जो पहले के टाइम पे यानी एंशियंट इंडिया में जब कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अक्सर जो क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, क्षत्रिय तो मत समझिए आप, वैश्य कम्युनिटी के समझिए, ये जो लोग थे ये जो है क्या हम जाते थे ओबीसी, ठीक है। और एक जो हम देखेंगे शूद्र, ये भी जो है कुछ पार्ट इसमें ओबीसी में आता है। और जो अनटचेबल जिसे कहा जाता था, जिसे आउट मतलब फिफ्थ कम्युनिटी माना जाता था, जिसे चांडालास या फिर जिसे कहा जाता था कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इसे हम क्या कहते हैं आज के टाइम पे SC ST। अब देखिए इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, इतना फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। तो वो मैं अब इंडिविजुअल केसेस पे नहीं जा रही हूँ, कहने का मतलब ये कि एक जनरल मैं आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ। तो शूद्रास भी जो है वो डिप्राइव थे। अब ये जो शूद्रास थे और बहुत सारे जो वैश्यास थे, अब ये जो शूद्र और वैश्य है दोनों के दोनों जो है अब ओबीसी कास्ट माने जाते हैं। लेकिन अब ओबीसी कास्ट में प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो होता क्या है कि बहुत सारे ओबीसी जो है दे आर वेरी वेल ऑफ, और उसके वजह से जो है जब रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया ओबीसी को, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करो। क्रीमी लेयर यानी कि ऐसे लोग जो कि देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच हैज बीन मेंशन्ड, जिनके पेरेंट्स ग्रुप A ग्रुप B सर्विस में हो, जो 8 लाख पर एनम से ज़्यादा कमा रहे हो, ऐसे बहुत सारे ओबीसीज हैं। तो जो ओबीसीज ऑलरेडी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर चुके हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये सेम सिस्टम SC ST के लिए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया, आप अपने आसपास उठाकर देख लीजिए केसेस, आपको पता चलेगा कि सिविल सर्वेंट्स पेरेंट्स सिविल सर्वेंट्स है, बच्चों को फिर भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो SC ST है उस कम्युनिटी में भी क्रीमी लेयर का जो इंट्रोडक्शन है वो आना जो है अभी ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है, ठीक है। तो आई एम नॉट क्रिएटिंग अ dispute over here, because reservation is a very heated argument. So I'm not giving any pro as well as I'm not giving you any sort of judgment. I'm leaving open to you. Pros and cons बताना मेरा काम है, बाकी आपका समझना आपके काम है। बहुत सारे लोग अफर्मेटिव एक्शन को चैलेंज करते हैं, इंक्लूडिंग जॉर्ज शेयर। वो कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन जो है अकम्पलिशमेंट ऑफ पीपल को डिमिनिश कर देती है। और ऑफ कोर्स ये बात है, देखिए होता क्या है कि कोई भी पर्सन सिलेक्ट हुआ, ठीक है, कोई भी पर्सन सिलेक्ट हुआ, ये पर्सन जैसे कि समझ लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, अब आपका नीट में सिलेक्शन होना है, तो अब आप SC ST, मैं एंटी SC ST मत मुझे साउंड करना, मैं आपको सिर्फ एक चलिए SC ST छोड़िए, वो अच्छा साउंड नहीं करेगा। आप कम्युनिटी X से बिलोंग करते हैं, तो आप दूसरे जो पर्सन है कम्युनिटी Y से बिलोंग करता है, थर्ड जो पर्सन है कम्युनिटी Z से बिलोंग करता है। अब X कम्युनिटी के पर्सन को समझ लीजिए अगर 500 में अगर मिल जा रहा है, 500 मार्क्स ला के मेडिकल कॉलेज, पर्सन वाई को जो है 600 लाना पड़ रहा है मेडिकल कॉलेज के लिए, और पर्सन 7 Z को 700 लाना पड़ रहा है। तो अब ये बात आती है कि क्या अगर हम किसी 500% मार्क्स लाने वाले पर्सन को जॉब अपॉर्चुनिटी या क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम काउंट करेंगे, तो क्या ये प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई हो पाएगा? क्या वो एक क्वालिफाइड पर्सन डॉक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा?
तो ये भी एक तरीके से एक इशू आता है, ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट रिजर्वेशन और इट्स नॉट ओनली अबाउट अफर्मेटिव एक्शन, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपने एक बार अफर्मेटिव एक्शन दे दिया उसके बाद क्या। बट एक तरीके से आप देखिए तो ऑफकोर्स ही बात है कि जो डिजर्वेंट लोग हैं, जो डिजर्वेंट है सोसाइटी में, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि वो सोसाइटी में आगे आ पाए इसलिए। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। इक्वालिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म इन पॉलिटिकल साइंस, और सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है ह्यूमन मतलब ये जितनी भी इक्वालिटी है इसके बारे में हर जगह बात की जाती है। और इक्वालिटी क्योंकि बहुत कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, सब चाहते हैं कि हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करना है उसके लिए सबके अलग अलग नोशन है। तो इसको एड्रेस करना पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ज़्यादा डिबेटेड इशू हमेशा से रहा है। आई होप कि इक्वालिटी आपको ईजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आइडिया भी आप समझ चुके होंगे कि ये आइडिया क्या कहता है। अब इसी के चलते हम एक इसी का सेकंड पार्ट है एगेलिटेरियनिज्म, बैकग्राउंड इन इक्वालिटीज एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसको हम समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या अलग अलग तरीके से लोगों ने, अलग अलग थिंकर्स ने किस तरीके से कहा है कि आपको अनइक्वालिटी को एड्रेस करना है, इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइडियाज दिए। सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।